वेलकम बैक गाइस। हम आ गए हैं अब फिर से इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के लिए। और अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, आपको हमने अब तक क्लास में रखा था एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स के काइंड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स की पोजीशन क्या होती है, वो आप सब समझ चुके होंगे। एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, वो नाउन से पहले होती है। अब हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, सेंटेंसेस। अब हम सेकंड स्टेप पे आ गए, वर्ड से अब हम सेंटेंसेस में जा रहे हैं। और सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सीखेंगे एडजेक्टिव के सेंटेंसेस। तो गाइज उसके लिए मैं ये पूरे बोर्ड को रब कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी जगह चाहिए ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँ एडजेक्टिव के सेंटेंसेस में, कहाँ एरर होते हैं, कहाँ गड़बड़ होती है, कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहता है अक्सर। उस चीज़ को भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और हुआ तो इस वीडियो को थोड़ा सा, अगर ये थोड़ी सी बड़ी भी बन गई तो हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, सब चीज़ों को क्लियर करेंगे ताकि ये एडजेक्टिव फाइनली डन हो जाए, इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। रेडी गाइस? हम एक ही फ्रेम में पूरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, शुरू से अब तक एक ही फ्रेम है, पहले दिन से लेकर अब तक एक ही फ्रेम है और अभी भी वही फ्रेम है, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस ऑफ, हम क्या लिखेंगे, सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव्स। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव। अब आपको सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव को बनाने के लिए एक रूल, एक फॉर्मेट, एक फ्रेमिंग जो चाहिए। उस फ्रेमिंग का मतलब होता है एक पैटर्न। एक पैटर्न का मतलब एक रूल, और वो रूल है सब्जेक्ट, वर्ब। अब वर्ब के अंदर हम लोग बी सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपके पास ऑब्जेक्ट ही अदर है, ये आपने सीखा था। अब इसी फ्रेम में हम एडजेक्टिव के अलग अलग सेंटेंस देखेंगे। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास को हमने कैसे लिया था, हमने लिया था एक तो प्रेजेंट में, एक लिया था हमने पास्ट में, एक हमने लिया फ्यूचर में, और एक हमारा है एक्सप्रेशनलेस। तो ये 4 सेक्शन हो गए हमारे एडजेक्टिव के लिए, 4 अलग अलग फॉर्मेट। अब प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या है गाइस, आपको पता होगा। प्रेजेंट का मतलब है या फिर हैं प्लूरल, है सिंगुलर। चलो मैं एक ही बार पहले है, होता है, होती है, ये लिख देते हैं हम। और इसको हम बोलेंगे, बी नहीं बोलेंगे, अब बी की जगह इसको बोलेंगे इज। मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो, अलग से दिखे। ये बी अब हो जाएगा इज, ये बी जो है ये अब यहाँ इज हो जाएगा, ये समझना होता है। फिर दूसरा है हमारा वर्ड हैं, होते हैं या हो भी, हैं या हो भी, दोनों में से कुछ भी हो, क्योंकि यू के साथ हो आता है। जैसे तुम लापरवाह हो तो हो आएगा, और वे लापरवाह हैं तो हैं आएगा। होते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे गाइस, बी यूज नहीं करेंगे, बी की जगह हम इसको यूज करेंगे आर। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बहुत छोटा सा वर्ड है हूँ के लिए आपको बोलना है, ये स्पेशल केस में आई के लिए बोलते हैं हूँ। हिंदी में भी देखना, हूँ हमेशा मैं के साथ ही आएगा और किसी के साथ नहीं आता। मैं लापरवाह हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं समझदार हूँ, तो हूँ सिर्फ मैं के लिए बना है। इसी तरह से इंग्लिश में भी एम जो है सिर्फ आई के लिए बना है और कहीं यूज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको प्रेजेंट में ध्यान रखनी चाहिए। पास्ट के अंदर क्या है, पास्ट के अंदर आपका जो वर्ड है वो हो जाता है आपका था या फिर थी, था या थी, या प्लूरल में थे। तो था थी के लिए बी यूज नहीं करना है, बी की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज, या फिर प्लूरल में वर। ये ध्यान रखना है आपको गाइस। अब फ्यूचर में आ जाते हैं, थोड़ा फ्यूचर में ऊपर लिख दूं क्योंकि जगह मुझे और चाहिए।
फ्यूचर। फ्यूचर में ये वर्ड जो है होता है, ये हो जाएगा होगा, होगा, होगी या फिर होंगे। इन सब के लिए आपको यूज करना होता है विल। अब आपको ये बी लेकर आना है, अब लाना है बी। अभी तक तो नहीं आया, अभी बी क्या हुआ था, यहाँ इज एम आर, यहां हो गया था वॉज वर, अब बी यहां आएगा। और अब बी फ्यूचर के साथ साथ एक्सप्रेशन वर्ड्स के साथ भी आएगा। एक्सप्रेशन वर्ड्स मैं ऊपर लिख देता हूँ गाइस, थोड़े से एग्जांपल लिख देता हूँ एक्सप्रेशन वर्ड्स के, आप उसी से समझ जाएंगे। आई थिंक बहुत बड़ी चीज नहीं है ये समझना। क्या है, कुछ वर्ड्स लिख देते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशंस के। पहला लिख देता हूं मैं होगा, होगा, होगी, होगे। इन्हीं को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, शायद लगा दूं इसमें, शायद होगा या शायद होगी या शायद होंगे। फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, पक्का या जरूर, जरूर होगा, जरूर होगी या जरूर होंगे। फिर थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको, वेट, दो वर्ड्स ये हो गए। तीसरा हम इसमें लिख सकते हैं हो सकता है। चौथा होना चाहिए। पांचवा हुआ करता था। और भी हैं लेकिन मेरे पास जगह कम है, हम इसका एक पूरा, मैंने आपको कहा था पूरे सेंटेंसेस का एक फ्रेम बनाएंगे जिसमें सारे एक्सप्रेशन मैं आपको दूंगा। अभी हम समझने के तौर पे इतने ही ले लेते हैं। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 फ्रेम्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो शायद होगा का मतलब सिर्फ होगा, होगी, होंगे होगा तो विल भी लगाते हो। अब शायद आ जाए तो आपको वहां पे माइट बी यूज करना है। क्या करना है, माइट बी। और अगर जरूर आ जाए तो आपको बोलना है मस्ट बी। और अगर हो सकता है ऐसे आ जाए तो बोलना है कैन बी। होना चाहिए आ जाए तो शुड बी। और हुआ करता था आ जाए तो यूज टू बी। ये समझना होता है। ये अब ये क्या है, ये सारे जो सेक्शन मैंने बनाए हैं ये क्या है, ये है वर्ब। इन्हें हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब को अगर आपको समझना है तो 4 सेक्शन में समझना होता है। एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर और एक एक्सप्रेशन। और इसी एक्सप्रेशन बेस को हम लोग मॉडल या मॉडल्स चैप्टर में भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट इज एम आर वॉज वर के सेंटेंस बना लेता है, यहां नहीं कुछ कर पाता, ये उसकी कमी हो जाती है। और फिर उसके अलावा इज एम आर एडजेक्टिव में अलग आ रहे हैं, टेंसेस में भी इज एम आर आते हैं। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, इज आ गया, तो उसे ये समझ में नहीं आता कि इज बेसिकली कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। फिर पैसिव वॉइस में भी इज आता है, जैसे ही इज टॉट बाय मी, तो इज वहां पर भी आ रहा है। तो इज का जो सेक्शन है वो क्या है, वो उसको क्लियर नहीं होता। वो क्लियर करने के लिए आपको गाइस एडजेक्टिव के फ्रेम को अलग सीखना है, नाउन के फ्रेम को अलग सीखना है और वर्ब के फ्रेम को अलग सीखना होगा। फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं रहने वाला। इसीलिए मैंने आज आपको एडजेक्टिव का फ्रेम समझाने के लिए क्लास रखी। अब आपको क्या है, आपकी वर्ब तो आपके सामने आ गई बनकर, सब्जेक्ट आपने पढ़ ही रखा था, सब्जेक्ट तो आपको आती है, नाउन, प्रोनाउन। अदर का मतलब क्या है यहाँ पर, अदर का मतलब है यही एडजेक्टिव्स जो आपको यूज करने हैं। बहुत सिंपल हो गया आपके लिए करना। और मैंने आपको क्या कहा था पिछली क्लास में, बोला था गाइस आप प्लीज पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव्स स्टडी कर लें। वो जो वर्ड्स हैं उनको स्टडी कर लें, क्योंकि अब आपको एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव के वर्ड्स ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर सेंटेंस कैसे बनाओगे। सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब से थोड़ी ना बात बनेगी। आपको एडजेक्टिव के सारे वर्ड्स पता होने चाहिए कि भाई इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपको सारे वर्ड्स पता। गैर जिम्मेदार को एक एडजेक्टिव वर्ड है गैर जिम्मेदार, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है। या और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स के हैं, जैसे मैंने होनहार के लिए प्रॉमिसिंग बताया। ऐसे वर्ड्स की लिस्टिंग हम लोगों ने आपको बना के दी हुई है,
आप उसे ज़रूर पढ़ लें, और अगर आप 1% नहीं भी पढ़ते हैं तो हम आपके जितने भी वो वर्ड्स हैं उनके सारे सेंटेंसेस ओरली प्रैक्टिस कराएंगे, जो ऑटोमेटिकली आपके वो वर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक पंथ दो काज, एक तरफ से एडजेक्टिव वर्ड्स भी क्लियर हो रहे हैं, दूसरी तरफ से उनके सेंटेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं। तो इसीलिए ये तरीका बहुत बेहतरीन होता है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने ओन पे थोड़े से उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, उन्हें पढ़ लें। रेडी गाइस? तो अब हम आ जाते हैं अपने सेंटेंसेस मेकिंग में। तो मैंने वर्ब के सेक्शन को अलग लिख दिया है, अब इधर मैं सेंटेंस मेकिंग करूँगा। और सेंटेंस जब बनाते हैं तो फिर हर एंगल से सेंटेंस बनाए जाएंगे, हर तरह के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। हर तरह का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक्सप्रेशन बेस के साथ साथ एडजेक्टिव्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन होती है, जो उसके फॉर्मेट में जो चेंजेस आती है, वो भी हम देखेंगे। तो पहला सेंटेंस याद है पिछली क्लास में हम क्या रखा था हमने? वह समझदार है। यही तो सेंटेंस था हमारे पास, इसी को ले लेते हैं। समझदार वर्ड एडजेक्टिव होता है। अब आप बड़े सिंपली इस वाले फ्रेम से सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। ये जो रूल लिखा हुआ है इससे आप इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? ही। फिर आपको लिखना है वर्ब। अब वर्ब बी के फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है? तो है का मतलब आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कहाँ है, ये रहा है। तो हम वर्ब क्या लिखेंगे? इज। और समझदार का मतलब आपको पता है अदर में क्या हो गया? इंटेलिजेंट। तो आपका ये सेंटेंस अब बन चुका है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आपको समझना क्या है, अगर मैं इस सेंटेंस में एक नाउन जोड़ दूं, सपोज मैं इस सेंटेंस को थोड़ा ऐसे बनाऊं, वह समझदार लड़का है। अब मैंने सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया, वहां पर एक समझदार के बाद नाउन, मैंने आपको बताया ना एडजेक्टिव के बाद नाउन भी यूज हो सकता है। अभी एडजेक्टिव अकेला यूज हो रहा है, अभी एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आ गया है। तो आप इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे ही इज, तब आपको अ एंड द, इनमें से कोई एक वर्ड यानी आर्टिकल वर्ड जो है वो यूज करना होता है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब एन क्यों यूज किया गया आपको पता है? जब साउंड वॉवल्स का होगा अ ई ऊ ए, इस तरह का जो वॉवल साउंड होता है, तब वहां पे अ को एन कर देते हैं। अब इंटेलिजेंट में साउंड कहाँ आया? साउंड कौन सा है? इन ई का आया, ये वॉवल है, ये स्वर। इस स्वर के साउंड के लिए एन यूज करना होता है। अगर व्यंजन का साउंड है जैसे का, खा, गा, गा, ड़ा, तब वो आपको अ करना है। ठीक है? ये नहीं कि ए ई आई ओ यू से पहले एन लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। वर्ड जब हम प्रोनाउंस करेंगे, उस वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसका जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर कौन सा पैटर्न, कौन सा सेक्शन आ रहा है, स्वर का या व्यंजन का, वो देखा जाता है। कई बार हम बोलते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट वर्ड में जो स्वर है वो क्या है? वो है ऑनेस्ट, तो ये स्वर है, तो इसीलिए इसमें भी एन लगाएंगे। हमने बोला अर्जेंट, तो अर्जेंट में जो अब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? अर्जेंट, तो इसमें भी एन लगाएंगे। लेकिन अगर हम बोले यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में या आ रहा है, तो अब इसमें हम आ लगाएंगे। तो कभी भी ए ई आई यू से पहले एन आता है, ऐसी बात नहीं सीखनी है आपको। उसके वर्ड को जो प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है इसमें अ लगाना है या एन लगाना है। अब दा का यूज़ क्या होगा वो हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी हम देखेंगे दा का यूज़ कैसे करना होता है। फिलहाल आपको ये समझा दिया अ एन। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे ही एक नाउन यूज़ किया हमने लड़का, सडनली हमें इंटेलिजेंट से पहले एक आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है। तो अ एन और द का यूज़ इसीलिए किया जाता है। अगर नाउन है तभी होगा, अगर नाउन नहीं है तब आप ही इज इंटेलिजेंट नहीं बोलते, फिर आप सीधा एडजेक्टिव बोलते हैं बिना किसी आर्टिकल के। दैट्स अ पॉइंट। ये एक पहला पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। अब हम इस पॉइंट के साथ एक चीज़ और सीखते हैं। इसी सेंटेंस को हम अलग फ्रेम में लेके जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वह समझदार है की जगह होता वह समझदार था, तो आप क्या करते हैं? अब इसमें था के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ब चेंज करते हैं। ये चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता है। तो आप क्या बोलते हैं? ही वॉज इंटेलिजेंट। अगर मैं इसमें बोलूं वह समझदार होगा, तो आप क्या बोलते हैं? सिर्फ वर्ब चेंज होगी, ही विल बी
इंटेलिजेंट। अगर मैं बोलूं उसे समझदार होना चाहिए तो क्या होगा? ही शुड बी इंटेलिजेंट। सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बोलूं वह समझदार हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट। तो अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना गाइस कि आप किसको किस तरह से बोल रहे हैं। जैसी सिचुएशन होगी उसी तरह से वही फ्रेम आपको बोलना पड़ेगा। अब हर बार आप ये थोड़ा ना बोलोगे वह समझदार है, मैं समझदार हूं, हम समझदार हैं। था भी आ सकता है, होगा भी आ सकता है, होना चाहिए भी आ सकता है, हो सकता भी आ सकता है। और अगर आप बोले वह शायद समझदार होगा, अभी आप देखो श्योर नहीं है, शायद का मतलब क्या होता है? श्योर ना होना। इसी वजह से शायद होगा हो जाएगा ही माइट बी। तो आपको ये बोलना होगा ही माइट बी इंटेलिजेंट। जब आप ऐसे बोलोगे ही माइट बी इंटेलिजेंट तो वो शायद के लिए अंडरस्टूड होगा। और अगर आपने शायद नहीं बोला, उसकी जगह बोला वह जरूर समझदार होगा, तो फिर आपको जरूर के लिए क्या लेना है? जरूर होगा के लिए मस्ट बी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। बहुत सिंपल है। और अगर आप शायद भी हटा दें और जरूर भी हटा दें तो सेंटेंस क्या रहता है? वह समझदार होगा। तो फिर ये हो जाएगा ही विल बी इंटेलिजेंट। सिर्फ होगा, होगी, होगे, विल बी होता है। अगर उस होगा, होगी, होगे के साथ शायद आ जाए तो वो माइट भी हो जाएगा। अगर उस होगा, होगी, होगे के साथ जरूर आ जाए तो वो मस्ट भी हो जाएगा। तो ये वो फ्रेम था जिससे आप एडजेक्टिव के मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, एक्सप्रेशंस में, आपकी चॉइस है। एडजेक्टिव वर्ड्स सीखते रहिए और उनके फ्रेमिंग में सेंटेंसेस सबको देते रहिए, सबसे बातचीत करते रहिए, टेक्स्ट करते रहिए, व्हाट्सएप करते रहिए। चॉइस इज योर्स गाइस। इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए, इसको बनाना शुरू कर दीजिए। अब आपको एक और बात सीखनी है जो कि इस एडजेक्टिव चैप्टर की है। वो क्या बात है? ध्यान से देखिए। ये सेंटेंस है, वह समझदार है। हम इसी का एग्जाम्पल ले लें, एक का एग्जाम्पल लेंगे, बाकी का तो अपने आप कर ही लेंगे। फिर अब एक ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस सेंटेंस को वह समझदार है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। अब आप कहेंगे हाँ सर पॉजिटिव वर्ड लिखा है ना समझदार, इसीलिए पॉजिटिव है। नहीं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव की जो है ना वो 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। ये क्यों होती है इसको भी समझिए क्यों होती है। अब मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, मान लीजिए आपको जूता खरीदना है, शॉप में जाके शूज़ खरीदना है, तो आप जूता खरीदने के लिए दुकानदार से क्या बोलते हैं? सर मुझे जूता लेना है, अच्छा सा जूता दिखाइए। तो वो आपको एक अच्छा सा जूता ला के दिखाते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? सर इससे अच्छा कोई है तो दिखाइए। यानी वो भी अच्छा है लेकिन अब उससे अच्छा और देखना है, तो वो आपको दूसरा ला के दिखाता है। आप सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर आप कहते हैं सर आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा है वो निकाल के लाइए। तो आपने क्या देखा गाइस? अपने आप अच्छा वर्ड 3 डिग्रीज में चला गया, एक अच्छा, एक उससे अच्छा और एक सबसे अच्छा। ऐसे ही समझदार वर्ड भी जाएगा, समझदार, उससे समझदार और सबसे समझदार। तो हम लोगों को एडजेक्टिव के सेंटेंसेस में इन डिग्रीज में भी सेंटेंसेस बनाने होते हैं ताकि सामने वाला क्लियर कर पाए कि आप कितना बता रहे हैं, मतलब उसकी क्या डिग्री है, उसकी डिग्री क्या है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है, ये बताने के लिए। लेकिन उसको सीखने से पहले आप इसकी पॉजिटिव डिग्री के कुछ और सेंटेंसेस भी समझिए। अब ये पॉजिटिव डिग्री है, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस कैसे चेंज होता है देखिए। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा गाइस। दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो ये हो गया, अब दूसरा सेंटेंस देखिए पॉजिटिव डिग्री का। वो क्या है? वह उतना ही समझदार है जितने
जितने की आप, एक डिग्री ये भी है। अब इस डिग्री में क्या वर्ड ऐड हुए हैं, ध्यान से देखिए। एक तो वर्ड हुआ है उतना ही, एक है जितने की, और एक। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, नहीं, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ दोनों की डिग्री समान बताई जा रही है, इसीलिए इसको भी हम पॉजिटिव डिग्री में काउंट करेंगे। और जब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो मैं पहले आपको बता दूं, उतना ही का मतलब होता है, उतना ही का ट्रांसलेशन होता है एज, जितना की का भी मतलब होता है एज। तो जब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो रूल है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आप रूल पहले लिखेंगे सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा शुरू में, फिर आप लिखेंगे वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे एज, फिर उसके बाद लिखेंगे एडजेक्टिव यानी अदर यानी ये, फिर उसके बाद दोबारा लिखेंगे एज, फिर उसके बाद अदर यानी जो सेंटेंस में बच गया। और यहाँ पर अदर में एक वर्ड बचा है आप, तो अब इसके हिसाब से ट्रांसलेट करें। सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। वर्ब क्या है, अगर ये है की जगह था होता तो वॉज हो जाती, होगा होता तो विल भी हो जाती, अगर ये होता शायद होगा तो वह माइट भी हो जाती। तो अभी हमारे पास क्या है, तो है को वर्ब में क्या बोलेंगे, इज। ही इज वर्ब हो गया। अब हमें लिखना है एज, ही इज एज। एडजेक्टिव क्या है, समझदार, तो इंटेलिजेंट, ही इज एज इंटेलिजेंट एज। और अदर में जो आप बनाए इसको बोलेंगे यू आर, यानी ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू आर इंटेलिजेंट। तो दोबारा इंटेलिजेंट ना लिख के हमें यू आर पे ही सेंटेंस रोकना है। दैट्स अ सिंपल फॉर्मेट, सिंपल सेंटेंस। तो कई बार हमें इस तरह से भी बोलना पड़ जाता है गाइस। अब आपको मैं इस सेंटेंस के अंदर, ये आपका एसर्टिव साइड हो गया, पॉजिटिव साइड हो गया। अब आप इसको चाहे तो नेगेटिव में भी बना सकते हैं। कैसे, वह समझदार नहीं है, तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट। वह उतना समझदार नहीं है जितने की आप, तो ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू आर। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं इसे बोल रहा हूं, आप प्लीज इसे लिख लीजिए, इसका नेगेटिव भी लिख लीजिए। क्या होगा, वह उतना समझदार नहीं है जितने की आप, तो ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू आर। ऐसे बनाइए आप, ठीक है गाइस। अब ये दो पार्ट हो गए आपके पॉजिटिव के। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब तुलना करना। वही, इससे अच्छा जूता दिखाइए तो अच्छा से। तो जब भी आप कंपैरेटिव करें, कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज में, कंपैरिजन करना होता है ना, जैसे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो प्लेस के बीच में, दो नाउन के बीच में कभी भी कंपैरिजन करेंगे तो वहां एडजेक्टिव भी आएगा और उस एडजेक्टिव को आपको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना होता है गाइस। उसके लिए आपको कंपैरेटिव डिग्री सीखनी होगी, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है। तो इससे पहले कि मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं, मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री का भी एक फॉर्मेट बता देता हूं। कंपैरेटिव डिग्री होती कैसी है और उसे कैसे सीखते हैं। कुछ एडजेक्टिव लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर उसकी कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री को भी देखते हैं कैसे बनती है। देखिए गाइस क्या होता है। चलिए पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर उसके बाद अलग से उसका एक चैप्टर लूंगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में कि उनकी डिग्री को कैसे करते हैं। पहले मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। तो सेंटेंस क्या है, इसी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वह आपसे, यहां पर से को मैं थोड़ा अलग लिखूंगा, वह आपसे ज्यादा समझदार है। वह आपसे ज्यादा समझदार है। अब देखिए यही सम सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, वह आपसे ज्यादा समझदार है। अगर मैं इसको चाहूं तो इसको ऐसे भी बना सकता था, वह आपसे ज्यादा समझदार था, होगा, होना चाहिए, हो सकता है, शायद होगा, जरूर होगा, हुआ करता था। तो वो वर्ब की फॉर्मेट को आप अकॉर्डिंग टू दिस साइड आप चेंज कर देंगे। लेकिन मेरे पास सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है क्योंकि हम शुरू से प्रेजेंट का एग्जांपल रख रहे हैं। तो वह आपसे ज़्यादा समझदार है। इस सेंटेंस को अगर आप बनाएंगे तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल है, जो सेंटेंस को बनाने का ट्रांसलेशन का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब आएगी। हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एक दूसरे के साथ जुड़कर ही आते हैं गाइस, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद अदर में क्या है, अदर में आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में यहाँ लिख देता हूँ
और एडजेक्टिव में लिख रहा हूँ तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, क्या बोलेंगे इसे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। और ऊपर हमने क्या करी है, पॉजिटिव डिग्री यूज करी है। तो अब इधर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद आपको THAN, गाइज यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, THAN वाला देन यूज होगा, THEN वाला नहीं। वो देन जो है तब या फिर के लिए यूज करते हैं। देन उसके बाद अदर। तो इस फॉर्मेट से सेंटेंस बनेगा। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब है इज, फिर एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट। अब इस इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटेलिजेंट। ये सीखना होगा गाइस, कहाँ मोर लगेगा, कहाँ कैसे चेंजेस आएंगे, यही चैप्टर आपको सीखना होगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में। सो ही इज मोर इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद THAN वाला देन, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। इस तरह से इसको ट्रांसलेट करना है। ये हो गया आपका कंपैरेटिव। इसके अलावा फिर एक डिग्री और बची है जिसे हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे इसे, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री को सीखने से पहले गाइस कंपैरेटिव डिग्री के बारे में कुछ बातें आप समझ लीजिए क्या होती है। हमेशा जब भी कंपैरिजन होता है दो लोगों में, दो वस्तुओं में, दो स्थान में, हमेशा आप नोटिस करना वहां पर से जरूर आता है। बिना से के आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन मतलब तुलना नहीं कर सकते। जब भी आप दो लोगों के बीच में तुलना करोगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किससे कौन ज्यादा अच्छा है किससे कौन ज्यादा बुरा है, तो आप नोटिस करना वहां से जरूर आएगा। बिना से के कभी भी दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो स्थानों के बीच में तुलना नहीं की जा सकती। इट इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। और इसी से को देन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ देन का मतलब से है, और अगर आपने कंपैरिजन करा और वहां देन नहीं लगाया तो फिर वो से का सेंस खत्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा कंपैरिजन करते वक्त आपको देन यूज करना होता है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री को भी जब आप यूज करेंगे तो वहां पर आपको द यूज करना जरूरी हो जाता है। द, इसको दा बोलते हैं और इसको दी भी पढ़ते हैं। दा कब बोलते हैं, जब इसके बाद जो वर्ड यूज हो रहा है, जो नाउन यूज हो रहा है, वो नाउन जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होगी, और अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वोवल से शुरू होगी तो वो दी हो जाएगा। जैसे दी एंड होता है, अब एंड क्या है, स्वर से शुरू हो रहा है। और द गेम, द क्लास, अब द क्लास का, खा, गा, इससे शुरू हो रहा है। तो दा और दी को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। दा कॉन्सोनेंट साइड में यानी व्यंजन साइड में, और दी वोवल साइड में यानी स्वर साइड में बोला जाता है। ओके, तो अब इसका पहले एक सेंटेंस लिख दें। चौथा सेंटेंस, वह सबसे ज्यादा समझदार है। सबसे ज्यादा, अब देखो पहले सेंटेंस आया वह समझदार है, फिर आया वह आपसे समझदार, यानी दो लोगों के बीच में तुलना। अब है सबसे। जैसे ही ये वर्ड सबसे आएगा, क्या बोला मैंने, सबसे आएगा। सबसे का मतलब ही सुपरलेटिव है। अक्सर लोग सबसे का मतलब वेरी लिख देते हैं, वेरी नहीं है, वेरी का मतलब तो बहुत होता है। सबसे का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री में जाना है। अब सुपरलेटिव डिग्री का जो आप ट्रांसलेशन आप करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो आपने दो चीज याद रखनी, तो द भी लिखना है और फिर उसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। जैसे यहाँ कंपैरेटिव डिग्री बनाई थी, यहाँ पर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। ये सेंटेंस मैंने कैसे ट्रांसलेट किया, उसका जो रूल है वो मैं यहाँ फ्रेम कर देता हूँ गाइस आपके लिए। पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, फिर मैंने लिखा है वर्ब, जैसे मैंने यहाँ वर्ब लिखी है, फिर जो एडजेक्टिव लिखा है ना मैंने, उसको मैंने सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है। अब कंपैरेटिव डिग्री नहीं चलेगी, अब सुपरलेटिव डिग्री चलेगी। और उससे पहले मैंने द लगाना है, ये याद रखना है, बस दैट्स ऑल। तो आपने आज एडजेक्टिव्स के अलग अलग फ्रेम के सेंटेंसेस भी देखे,
आपने वर्ब में भी देखा कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अब आप क्या काम करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ। एडजेक्टिव वर्ड चेंज करके प्रैक्टिस करें, कोई और वर्ड लेकर आए, प्रोनाउन वर्ड या नाउन वर्ड चेंज करके, सब्जेक्ट चेंज करके प्रैक्टिस करें, और मोरओवर वर्ब को भी चेंज करें। हर जगह है ऐसे सेंटेंस ना बनाएं, कभी था लगाएं, कभी होगा लगाएं, कभी होना चाहिए, कभी हुआ करता था, और इसके साथ साथ उनकी अलग अलग डिग्री में सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको कुछ सेंटेंसेस दे देंगे जिसमें आप उनकी प्रैक्टिस करके उन्हें ट्रांसलेट कर पाएं और उनको देख पाएं कि आप कैसे बना पा रहे हैं। वेल गाइस, अभी तक की क्लास के लिए इतना ही है। आप इन पूरे सेंटेंसेस को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इन सारे सेक्शंस को समझ लीजिए। ये एडजेक्टिव के सेंटेंसेस हैं। अब हम इनको एक फ्रेम में सीखेंगे। ये इतना सारा आपको लग रहा है, अब इसको बहुत छोटे फ्रेम में लेकर जाएंगे और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के पैटर्न से एडजेक्टिव के सेंटेंसेस को हम एक ही फ्रेम में सीखेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम आपको एक चैप्टर और कराएंगे, जिसका मतलब है इन चैप्टर्स को सीखने से, जिसका मतलब है कंपैरिजन कैसे होता है, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है, इस चैप्टर को सीखने से। आई थिंक अब आप एक्साइटेड होंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है, उनके रूल्स क्या होते हैं। वैसे कई स्टूडेंट ने इनको सीखा हुआ है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, मोर और मोस्ट से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, इस तरह से ER और EST से भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो मेन फॉर्मेट जो है ER और EST का होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ आप ER ऐड करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और EST ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स भी हैं। वो रूल्स क्या है, स्पेलिंग में कोई गलती ना हो, उसके लिए आपको नेक्स्ट जो है क्लास लेनी चाहिए। बहुत छोटी सी क्लास होगी, हार्डली 10-15 मिनट की, 20 मिनट की क्लास होगी मैक्स उसकी, उससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी वो। उस क्लास के अंदर आपका पूरा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का सेक्शन जो है कंप्लीट हो सकता है। और अगर आप वो क्लास नहीं भी लेते 1%, तो भी आप आई थिंक इस सारे सेक्शन से समझ ही गए होंगे कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन मैं जरूर चाहूँगा आप मेरी हर क्लास लें। हर क्लास को लेने से आपके कई डाउट्स क्लियर होते हैं, आपके कई क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। और हम लोग जानते हैं आगे हमारे पास बहुत टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन का मतलब जब आप कहीं एग्जाम्स में अपेयर करते हैं तो वहाँ पर ऐसी सी जगह से क्वेश्चंस निकाल के देते हैं जहाँ हम लोग पहुँचते नहीं हैं, और हमें वहीं पहुंचकर उन चीज़ों को समझना है, एनालाइज करना है। एक बार एनालाइज हो जाती है ना लैंग्वेज, तो दिमाग खुद से भी बहुत सारे हिंट्स देता है। जब 4 ऑप्शंस आते हैं, आपने अगर ग्रामर को एनालाइज किया होगा तो आप बड़े आसानी से वो उस राइट ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को ऐसे एनालाइज ही नहीं किया होगा तो वहाँ फिर तुक्का नहीं चलता है, और तुक्के से हमेशा सफलता मिले ऐसा होता नहीं है। मैंने देखा हमारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो एक सेंटेंस लिखते हैं और नीचे 4 ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन में उन्होंने एक जगह पे दा लगा दिया, एक जगह पे नहीं लगाया, एक जगह पे पॉजिटिव कर दिया, एक जगह कंपैरेटिव कर दिया। तो वो जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो उन्हें याद आ जाता है, अरे सर ने बोला था दा लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, तो उनके लिए वो ऑप्शन पिक करना आसान हो जाता है। फाइंडिंग एरर्स में भी बहुत फायदा होता है स्टूडेंट्स को। तो अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज, ये क्लासेस तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हमारा मतलब किसी को ट्रिक्स बांटना नहीं है। ट्रिक्स से किसी को कहते हैं ना, थोड़े फॉर द टाइम बिंग किसी को एग्जाम कैसे पास करते हैं ये चीज़ सिखाना नहीं है। हमारा मकसद है स्टूडेंट को वन शॉट में, वन टाइम में, एक ही बारी में, एक ही फ्रेम में पूरी ग्रामर को सिखाना है, ताकि उसके सारे डाउट्स क्लियर हों, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना है, उसको कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी तरह से किसी को पढ़ा भी सके। ऐसा नहीं कि आप पढ़ सके, आप किसी को पढ़ा भी पाए। हमें अपनी एजुकेशन को इस लेवल तक लेके जाना है गाइस, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इन वीडियोस को, इन क्लासेस को, इन लेक्चर्स को बार बार देखते रहेंगे और चीज़ों को घर पे बैठ के अपने नोटपैड में प्रैक्टिस करते रहेंगे। बिल्कुल हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा आप परफेक्ट हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और आसान करने के लिए आपको इन क्लासेस का जुड़ना ही पड़ेगा डेफिनेटली। और आगे चलते हैं। आगे आपको पता है एडजेक्टिव का फ्रेम कंप्लीट, अब नाउन का फ्रेम, देन वर्ब का, देन सेंटेंस इज कंप्लीटेड। आफ्टर दैट विल टेक द अनदर चैप्टर ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस एज लॉन्ग एज पॉसिबल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। अभी आप सोच रहे हैं इंग्लिश पूरी होगी, अभी तो शुरुआत है, अभी बेसिक चल रहा है, और अभी आपको एडवांस भी इसमें देखना है। वैसे बेसिक और एडवांस के ऊपर एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिक और एडवांस क्या है? अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे एडवांस करना है।
कई लोग सोचते हैं मेरी इंग्लिश बहुत पुअर है, मेरे को बेसिक से करना है। बेसिक एक्चुअल में क्या है? बेसिक वर्ड होता है जिसको पूरी लैंग्वेज पे एनालाइजिंग करने के लिए एक रीजनेबल साइड तक सीखना है पहले, उसे बेसिक कहते हैं। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है कि मैं इतना तो सीख गया हूं सर, मुझे और बताइए क्या सीखना चाहिए। दैट इज एडवांस। तो कभी आप अपने आप को, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ना प्रीजज करिए। आप ये मत सोचिए कि आपने जो कर लिया है अब ये हो गया है। आपको, मैं हर स्टूडेंट को सलाह दूंगा, हर स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा, आपने पढ़ भी लिया है ना, तो भी शुरू से आप क्लास लीजिए, बेसिक से ही शुरू करिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कहते हैं ना, हम लोग कई बार कई मूवीज़ को भी रिपीट देखते हैं, 2 बार देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं मूवीज़ को। और मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ, आई थिंक मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप मेरी इस वीडियोस को बार बार देख रहे हैं या शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो आई एम श्योर इसमें आपके कई और डाउट्स हैं जो क्लियर होंगे। वेल, नथिंग मोर, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ बने हुए हैं और अभी तक आपने कितना टाइम दे दिया है, कितने समय से आप मेरी क्लासेस लेते आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा ऐसे ही आप मेरे साथ आगे बने रहें। हम एक परिवार है, और जो लोग यहाँ पर बाहर है वो दूसरों को बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ साथ हम और भी क्लासेस आपको देंगे, मेडिकल की क्लासेस भी हमारे पास, बायो की क्लासेस भी होंगी हमारे पास। जो लोग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की क्लासेस लेना चाहते हैं उसकी भी क्लासेस हम लोग आगे आगे आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप उन क्लासेस को भी लेकर काफ़ी कुछ सीखेंगे, लाइफ के बारे में भी सीखेंगे। हमारे पास मोटिवेशनल वीडियोस भी होती हैं, हमारे पास स्पिरिचुअल पार्ट भी होता है, हमारे पास उन लोगों के लिए भी जो हिम्मत हार चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को सोचते कुछ नहीं है, उसमें भी एक जान फूंकने तक की क्लासेस होती हैं हमारे पास, जो हम पिछले कई सालों से ले रहे हैं, और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बनाने में वो क्लासेस हेल्पफुल रही हैं। वेल गाइस, मेरा मन था, मैं आपसे ये सब बातें करना चाहता था तो मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता ये बातें मैंने ठीक बोली हैं, गलत बोली हैं, क्योंकि मैं बातचीत करना बहुत पसंद करता हूँ, मुझे फ्रेंडली होना बहुत पसंद है, मैं सबके साथ फ्रैंक रहता हूँ। मुझे लगता है जो मेरे पास है मैं उसे कैसे बांट सकता हूँ, दैट्स ऑल। इसीलिए मैं कभी कभार वीडियोस में अननेसेसरली बहुत सारी बातें ऐड कर देता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, आप मेरी इन बातों से निराश नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि मुझे और अपना समर्थन देंगे, अपना प्यार देंगे, अपनी दुआएं देंगे कि मैं आगे और मेहनत करके ऐसे और लोगों को भी बचा सकूं और उनको भी बना सकूं। दैट्स ऑल, दैट्स माय एम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी दिस मच। हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू।